आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि आजादी का असली मतलब क्या होता है और क्या सिर्फ भूमि का आजाद होना ही आजादी को मान लिया जाए। कोलकाता में कल देर रात जो कुछ भी हुआ उसने देश की करोड़ों महिलाओं के लिए आजादी के मायने को बदल दिया है और अब बड़ी संख्या में महिलाएं यही पूछ रही हैं कि अगर वो सुरक्षित नहीं हैं तो फिर वो आजाद कैसे हैं और अपराधियों के शिकंजे से हमारे देश की करोड़ों महिलाओं को आजादी कब मिलेगी। आप खुद सोचिए, क्या आज हम उस परिवार को आजादी का जश्न मनाने के लिए कह सकते हैं जिसकी बेटी की एक सरकारी अस्पताल में बलात्कार के बाद निर्ममता से हत्या कर दी गई और यह सब भी तब हुआ जब यह महिला डॉक्टर इस अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर थी, यानी डॉक्टर ऑन ड्यूटी की हत्या हुई, उसका बलात्कार हुआ उसी के अस्पताल में। और सोचिए, क्या हम इन डॉक्टरों को आजादी का जश्न मनाने के लिए कह सकते हैं जिन पर हजारों गुंडों की भीड़ ने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि ये इस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे थे और कह रहे थे कि अगर वो उस अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है जहां वो काम करते हैं तो फिर वो और कहां सुरक्षित होंगे। इस महिला डॉक्टर के साथ ये दरिंदगी किसी दूर दराज के इलाके में या किसी सुनसान सड़क पर नहीं हुई जहां आरोपी ने आकर उसका बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी और आसपास देखने वाला कोई नहीं था, बल्कि यह घटना एक बड़े सरकारी अस्पताल में कोलकाता शहर के बीचों बीच हुई। और यही बात जब इस अस्पताल के डॉक्टर देश को बताने के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब हजारों गुंडों की भीड़ ने इस विरोध प्रदर्शन को कुचलकर इस सरकारी अस्पताल का वो हाल किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज मुझे बड़ा दुख है कि आज के दिन जब हमें जश्न मनाना चाहिए, आजादी को याद करना चाहिए, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे दिन भी शुरुआत में हम आपको बधाई के साथ साथ ये दुख भरी खबर दिखा रहे हैं और ये हमारी मजबूरी है। और जब तक हम पूरे देश को जागरूक नहीं करेंगे तब तक ये कोशिश चलती रहेगी। तो इसलिए आज की जो खबर है यह हमारे देश की करोड़ों महिलाओं के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। कल शाम को ही कोलकाता पुलिस ने यह बयान दिया था कि उसने इस अस्पताल की सुरक्षा को बढ़ा दिया है और यह बात सही भी है। कोलकाता पुलिस के जवान इस अस्पताल के चारों तरफ फैले हुए थे और अस्पताल के आसपास के इलाकों में भी पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद देर रात 3 से 5 हजार गुंडों की एक हिंसक भीड़ इस अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गई और इस भीड़ ने अस्पताल के बाहर और अंदर ऐसा उत्पात मचाया कि पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गई और इस भीड़ ने प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया। जहां पर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे उस जगह को तहस नहस कर दिया, वहां बनाए गए मंच को तोड़ दिया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड उखाड़कर फेंक दिए। और आरोप है कि कुछ गुंडे तो डॉक्टर्स के हॉस्टल में भी घुस गए। इसके अलावा हिंसक भीड़ के एक गुट ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को घेर लिया, उसका दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुस गए और वहां भी इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। और ये सब कुछ तब हुआ जब शाम को ही कोलकाता पुलिस ने इस अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाई थी। कोलकाता पुलिस का कहना है कि लगभग 40 लोगों की भीड़ ने कल देर रात इस अस्पताल पर हमला किया। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या इस भीड़ को सिर्फ 40 लोगों की भीड़ कहना सही होगा, उचित होगा? क्या आपको नहीं लगता कि यह 3 से 5 हजार लोगों का एक बहुत बड़ा मॉब था जो अस्पताल में क्राइम सीन को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था, या फिर सबूतों को मिटाने के लिए आया था, या फिर जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें वहां से भगाने के लिए आया था? सबसे बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल में डॉक्टर्स भी रहते हैं, इस अस्पताल में मरीज भी होंगे और एक अस्पताल पर इस तरह हमला हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। अस्पताल तो एक मंदिर की तरह होता है, अस्पताल सेवा के लिए होता है, अस्पताल जीवन देने के लिए होता है। लेकिन इस अस्पताल में क्या हो रहा है? यह अस्पताल मंदिर जैसा कहीं से नहीं लगता। इस अस्पताल में जीवन नहीं दिया जा रहा, बलात्कार हो रहा है। इस अस्पताल में बैठकर लोग शराब पी रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और फिर एक डॉक्टर की निर्मम हत्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इस अस्पताल में हजारों लोग इस तरह घुस आते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि वहां क्या स्थिति रही होगी। पुलिस का कहना है कि इस हिंसा में क्राइम सीन अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है,
सबूतों को नष्ट नहीं किया गया है और क्राइम सीन वाली जगह से कोई छेड़छाड़ भी नहीं हुई है, और यह बात सही भी है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि ये गुंडे क्राइम सीन को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए थे, इस मकसद से नहीं आए थे। क्योंकि घटना के समय जो नर्स इस सरकारी अस्पताल में मौजूद थी, उससे यह भीड़ लगातार एक ही सवाल पूछ रही थी कि वो सेमिनार हॉल किस मंजिल पर है, वो सेमिनार हॉल कहां है जहां बलात्कार और हत्या की वारदात हुई थी। तो यह बात समझ से बाहर है कि इस भीड़ को उस सेमिनार हॉल में क्यों जाना था, वो सेमिनार हॉल की जानकारी क्यों ले रही थी, उसकी लोकेशन क्यों जानना चाहती थी। क्या लगता है कि आंदोलनकारी जो था उन लोगों का मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट क्या थर्ड फ्लोर था, मतलब 4 तल्ला जिसमें सेमिनार रूम वही दावा है सबका? एक ही टारगेट था ये जो शांतिपूर्ण अवसान हो रहा है 5-6 दिन से, वो ध्वंस करना, मतलब एविडेंस भी नष्ट करना चाहते थे। ওই সেমিনার হলটাকে টার্গেট করেছিল, কিন্তু সেকেন্ড ফ্লোর আর থার্ড ফ্লোরের ডিফারেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। সেকেন্ড ফ্লোর আর থার্ড ফ্লোরের জায়গাটা ওরা সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে ভাঙচুর করেছে ইএনটি ওয়ার্ড। আর যে ঘটনার রূপ সেটা হচ্ছে থার্ড ফ্লোর, মানে 4 তলা। আমি 4th ফ্লোর 5 তলাতে ডিউটি করি। अस्पताल के स्टाफ का यह भी कहना है कि जब यह हमला हुआ तब पुलिस खुद ही डरी हुई थी और पुलिस डॉक्टरों से अपने लिए सुरक्षा मांग रही थी, जबकि पुलिस को यहां इन डॉक्टरों की सुरक्षा करने के लिए भेजा गया था। आज आप इस प्रदर्शनकारी डॉक्टर की पीड़ा को, इसके दर्द को सुनिए, जो कह रहा है कि उसने इस मामले में इंसाफ मांगकर ऐसी कौन सी गलती कर दी कि इसी देश के कुछ लोग, इसी शहर के कुछ लोग इन डॉक्टरों को अब जान से मार देना चाहते हैं। कितनी मेहनत से कहां से लाके कहां से किया। ठीक है दादा। इन सब सारी चीजों में कोई मतलब किसी को याद भी है क्यों है हम लोग यहाँ पे? किसी को भी याद है? इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है, हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए। सब कुछ तोड़ दिया। लेटेंट हो रहा है, अब तो क्या बोलेंगे? लोगों को मार रही है, क्या हो रही है? हमारे देश के इन युवा डॉक्टर्स को रोते हुए देखकर कैसा लगा आपको? इन युवा डॉक्टर्स को डरा हुआ देखकर कैसा लगा आपको? इन युवा डॉक्टर्स को विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया गया। ये कुंठित हैं, नाराज हैं, डरे हुए हैं, क्रोधित हैं। कैसा लगा आपको इन्हें देखकर? और आज जीत किनकी हुई? जिनकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उनकी जीत हुई। और हमारे देश के ये डॉक्टर्स जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये पढ़ाई लिखाई करके, ये अपने अपने स्कूल कॉलेज के मेधावी छात्र रहे होंगे। बड़ी से बड़ी, मुश्किल से मुश्किल परीक्षा इन्होंने पास की होगी। नीट की परीक्षा पास करके आए होंगे। वर्षों तक किसी दूसरे शहर में जाकर बहुत सारे लोगों ने कोचिंग ली होगी, ये सोच करके एक दिन हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद क्या हुआ? हमारा देश इन्हें क्या सुविधाएं दे रहा है? हमारा देश इन्हें कैसा माहौल दे रहा है? ये आप आज इन डॉक्टर्स को देखकर सोच सकते हैं। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें, ये आज की सबसे दर्दनाक तस्वीर है जब हम अपने देश के इन युवा डॉक्टर्स को रोते हुए देख रहे हैं। आज से 77 वर्ष पहले जब भारत को आजादी मिली थी, वो समय 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का था। और कल जब यह हिंसा हुई, तब भी वो समय मध्य रात्रि का ही था। और आज यह हिंसा कई गंभीर सवाल इस देश के सामने उठाती है। इससे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो इस मामले की जांच को सही दिशा में जाने से रोकना चाहता है। कोई तो है जो इस जांच को रोकना चाहता है। कोई तो है जो चाहता है कि सच कभी सामने ना आए। क्योंकि कल रात को जब इस अस्पताल पर यह हमला हुआ, उससे सिर्फ 2.5 घंटे पहले सीबीआई की टीम इस अस्पताल में मौजूद थी और क्राइम सीन की पड़ताल कर रही थी, उस सेमिनार हॉल की पड़ताल कर रही थी जहां यह घटना हुई। इसके बाद रात 11:30 बजे पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों और खास तौर पर कोलकाता शहर में इस घटना के विरोध में पैदल मार्च होना था। और ये जो तमाम
विरोध प्रदर्शन होने थे, इन्हें नाम दिया गया था रिक्लेम द नाइट। दुनिया भर में जब भी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन होते हैं तो उन्हें रिक्लेम द नाइट का नाम दिया जाता है। यह एक सांकेतिक नाम है। और पश्चिम बंगाल में भी कल ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होने वाले थे, जिनसे सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती मिल सकती थी। लेकिन इस दौरान जब कोलकाता में यह हिंसा हुई, अस्पताल में हिंसक भीड़ पहुंच गई, तो यह विरोध प्रदर्शन अपने मकसद से भटक गया और इनका ज्यादा असर नहीं हुआ। और देश भर के लोगों में भी बड़ी खबर विरोध प्रदर्शन नहीं बनी, बल्कि बड़ी खबर बनी अस्पताल में हुई हिंसा। और अस्पताल में जो हिंसा हुई, इसने पूरे देश का ध्यान भटका दिया। आज ध्यान सारा हिंसा पर चला गया, इन गुंडों पर चला गया। लेकिन जो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जो गुस्सा डॉक्टरों का और आम जनता का निकलकर सामने आ रहा था, उससे देश का ध्यान भटक गया। और यही वजह है कि कई लोग अब हिंसा और तोड़फोड़ के पीछे टीएमसी की भूमिका होने के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सरकार ने और इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस आरोप से साफ इनकार किया है। मेरे पीछे अगर आप देख पाए तो वहाँ पे पुलिस की भी एक गाड़ी जा रही है और फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे फिलहाल क्या हो रहा है। लगातार अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से लगातार जो है देखा जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल। हजारों की तादाद पर लोग जो है देख सकते हैं जो है टीयर गैस शेल्स, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तोड़फोड़ की गई है। फोर्सेस के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पुलिस जो है खदेड़ने की कोशिश कर रही है। माहौल बिल्कुल ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बिल्कुल बाहर का नजदीक का निशा आप देख सकते हैं। Several police vehicle has been damaged. This is one police vehicle which has been damaged, vandalized on the streets of Kolkata. Police सब कुछ मॉब ने वैंडलाइज कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि किसने ये वैंडलाइजेशन की ड्राइव चलाई और जो हॉस्पिटल की इमरजेंसी है वो इमरजेंसी गेट पूरी खराब हो गई। जो इमरजेंसी वार्ड है उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। जितने भी सामान थे उसे तोड़ा गया है, जो खिड़की थी उसे भी तोड़ा गया है। यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, लोड शेडिंग हो चुका है। ये इमरजेंसी वार्ड है, लेकिन इस समय ये बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड की तरह नहीं लग रहा। ये कम्प्लीटली वैंडलाइज कर दिया गया है। फ्रिज जिसमें मेडिसिन रखा जा रहा है उसको बुरी तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से ये जरूरी दवाइयां हैं मरीजों के लिए, और यहाँ पूरा तोड़फोड़ किया गया है। बिस्तर हो, मरीजों के लिए फ्रिज हो, दवाइयां हो, सब चीज इस समय सब इनफैक्ट सारी चीजों पर यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ एक मॉब ने आकर यहाँ पे किया है। देखिए इस तरीके से कुर्सी पड़ी हुई है, यहाँ पर ये सारा तोड़फोड़ किया गया है। ये इमरजेंसी वार्ड है अस्पताल का, दिखाना चाहेंगे आपको। ये बिस्तर है जहां पर पेशेंट्स रहते हैं। इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में लाए जाते हैं, इस अस्पताल में लाए जाते हैं, वो मरीज ये बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए किस तरीके से गेट को तोड़ा गया है, कैसे अंदर जाके हर कमरे में, एक नहीं हर कमरे में, अगर संजय में दिखा रहे हर कमरे में तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, एडमिशन काउंटर भी यहीं पर है, ये काउंटर दिख रहा है हमें, लेकिन इस समय यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बादी की गई है, तोड़फोड़ किया गया है। सर ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं आरजीकर इमरजेंसी सेंटर से। ये सारे अस्पताल में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें हैं, वैक्सीन्स जैसे कि हैं, यहाँ पर सिरिंजेस भी हैं, दवाइयां हैं, लेकिन ये बना है हाल इस समय इस अस्पताल का। ये इमरजेंसी सेंटर है, यहाँ पर इस बोर्ड को भी वैंडलाइज किया गया है, यहाँ पर इस ऑफिस को भी वैंडलाइज किया गया है। एकाएक इन्होंने क्या किया, जो भी पुलिस बैरिकेड था इसको तोड़ा,
तोड़ने के बाद हम लोग बहुत लोग एक साथ एंट्री किए थे। हम लोग सभी दौड़ने के बाद जो गेट था ये ईआर गेट को हम लोग लगा रहे थे। उस बीच में ही ये मॉब पूरा आ गई और आप देख रहे हैं ईआर का जो वो गेट है, इमरजेंसी का आयरन गेट, वो आयरन गेट को तोड़ दिया गया। ये चप्पलें हैं प्रोटेस्टर्स के जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर खड़े होंगे इस समय और यहाँ पर बैरिकेडिंग को गिराया गया है। ये तस्वीरें हम ला रहे हैं आरजी कार मेडिकल सेंटर से, जहां पर इस समय ये हालत है, ये वैंडलिज्म है। 4 से 5 हजार लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की। यहाँ पर एक ये लोहे का गेट है, इसे गिराया गया, प्रोटेस्टर्स ने इसे गिराया है। आगे चल के दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है एडमिशन होता है, यहाँ पर एक ऑफिस भी है, एक बेड भी है, इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये भी एक एडमिशन सेंटर है, यहाँ पर भी तोड़फोड़ किया गया है। ये देखिए नर्स का स्टेशन है, नर्स के स्टेशन का ये हाल है इस समय। तस्वीरें हैं नर्स के स्टेशन के अंदर से, यहाँ पर मेडिसिन है जो कि पूरे तरीके से गिरा दिया गया है जमीन पर। ये क्रिटिकल केयर यूनिट को भी पूरी तरीके से बर्बाद किया गया है। लेकिन ये देखिए ये पुलिस हेलमेट्स है और यहाँ पर सब जगह पर ग्लास है। पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है। इस वक्त हम लोग आरजीकर अस्पताल में जो पुलिस का आउटपोस्ट है वहां पर हैं और उसकी क्या हालत की गई है वो मैं अब आपको दिखा रहा हूं। ये जो आउटपोस्ट है, पुलिस ही यहां पर सुरक्षित नहीं रह पाई। पुलिस के आउटपोस्ट को तोड़फोड़ तो की गई, साथ में देखिए ये यूनिफॉर्म्स, सारी की सारी यूनिफॉर्म्स ये जला दी गई हैं। ये जलाने की भी कोशिश हुई है अस्पताल में और ये किसी तरह बुझाया गया है, लेकिन तब तक जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो भी यहाँ पर जला दी गई है। ये देखिए जले के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। आज आज़ादी का पर्व है। आप सब लोग अपने आज़ादी के दिन को, स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि आज मैं आपका मूड खराब करूं, लेकिन आज ये समझ में नहीं आ रहा कि आज हम आज़ादी का जश्न मनाएं या जो कुछ कोलकाता में हो रहा है इसका मातम मनाएं। पुलिस ने इस हिंसा के लिए अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना है कि यह हिंसा मीडिया के कारण हुई है, क्योंकि मीडिया ने इस मामले में लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या ये गुंडे मीडिया ने बुलवाए थे? क्या मीडिया ने इन गुंडों को इकट्ठा किया था? क्या मीडिया ने इन्हें यह बताया था कि कहां हमला करना है, कैसे हमला करना है, तोड़फोड़ कहां करनी है और सेमिनार हॉल का रास्ता पूछना है और प्रदर्शनकारियों डॉक्टरों पर हमला करना है? क्या मीडिया ने इन्हें यह सब करने के लिए कहा था? और सोचिए, जब पुलिस पर यह आरोप है कि उसने इस घटना की जांच ठीक से नहीं की, ईमानदारी से नहीं की और कल भी वो इस हिंसा को रोक नहीं पाई, तो इसके लिए मीडिया की जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? I cannot just on some kind of a rumor arrest a young PG student. I cannot do this. In turn, it's against my conscience. What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. ये जो पुलिस अफसर हैं ये बड़े नाराज हो रहे हैं और गुस्से में भी हैं, क्योंकि पुलिस पर लगातार आरोप लगते हैं। असल में अगर आप देखेंगे तो इस देश भर में या पूरी दुनिया में भी जब इस तरह की कोई घटना होती है तो पुलिस पर हमेशा आरोप ही लगते हैं और लोग भूल जाते हैं अगर पुलिस ने कोई अच्छा काम भी किया होता है या पुलिस मेहनत भी करती है तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। और उसका कारण ये है कि जब भी हम ये खाकी वर्दी देखते हैं, जब भी हम किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो हमारे अंदर सुरक्षा का भाव आता है, और नहीं भी आता है तो सुरक्षा का भाव आना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अब खाकी वर्दी वाला अगर कोई आ गया है तो अब हमारी जान बच जाएगी, अब हमें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब वो खाकी वर्दी हमें सुरक्षित नहीं रख पाती, जब वो खाकी वर्दी हमारा साथ छोड़कर चली जाती है, जब वो खाकी वर्दी हमें ऐसा लगता है कि ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, जब हमें लगता है कि जो हमारा दर्द है वो उस खाकी वर्दी को समझ में नहीं आ रहा, उसे वो दर्द महसूस नहीं हो रहा, तो पहला गुस्सा खाकी वर्दी पर ही फूटता है। हमारे देश की राजनीति ऐसी क्यों है कि जब वर्ष 2020 में बीजेपी शासित, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जब गैंग रेप की वारदात हुई थी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ
कोलकाता में एक विशाल जुलूस निकाला था हाथरस के खिलाफ। लेकिन आज जब कोलकाता में ही एक महिला डॉक्टर के साथ एक सरकारी अस्पताल के अंदर बलात्कार और हत्या की वारदात हुई, तो इस पर ममता बनर्जी और उनकी पुलिस सारा दोष शायद मीडिया को देने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी दुख तो बहुत जता रही हैं, ये भी कह रही हैं कि कातिलों को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन वहां की जो पूरी व्यवस्था है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि इस घटना में सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और किसकी जिम्मेदारी होगी? किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो जिम्मेदारी सरकार की तो होगी ही, मुख्यमंत्री की होगी ही, वहां की पुलिस की बनती ही है जिम्मेदारी। और किसकी जिम्मेदारी होगी? ममता बनर्जी का कहना है कि इस हिंसा के पीछे बीजेपी और वामपंथी दलों के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हिंसा करने वालों को वाम और राम के नाम से जोड़ा है और कहा है कि वो कल से खुद इस घटना के खिलाफ धरने पर बैठेंगी। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। যে ক্ষতি হয়েছে কালকে আরজি করে, যারা এই তাণ্ডব করেছে তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার আমার যতদূর মনে হয়। আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, और कारो हाथे डीवाईएफ এর সাদা লাল फ्लैग। देखिए, एक कड़वी सच्चाई तो यह है कि हमारे देश में रेप पर, बलात्कार पर राजनीति जमकर होती है। अगर रेप, बलात्कार और हत्या का मामला किसी बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता है तो वहां विपक्ष के नेता जमकर राजनीति करते हैं, और अगर इस तरह की घटना विपक्षी पार्टियों के राज्यों में हो जाती हैं जहां उनकी सरकारें हैं तो बीजेपी भी जमकर राजनीति करती है। नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। और दुर्भाग्य यह है कि रेप जैसी चीज पर भी, बलात्कार पर भी हमारे देश में राजनीति होती है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि रेप हुआ कहां है, उसकी लोकेशन क्या है, कौन से राज्य में हुआ है, उसकी सरकार किस पार्टी की है, मुख्यमंत्री कौन है, इन सब चीजों पर। और कई बार तो जाति क्या है मरने वाला का, विक्टिम का, और उसका धर्म क्या है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस पर कैसी राजनीति होगी। ये बात हमारे देश के नेताओं को बुरी लगेगी, उन्हें चुभेगी, लेकिन सच्चाई तो यही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी भारत की ऐसी दूसरी मुख्यमंत्री होंगी जो अपने ही राज्य में हुई किसी घटना की जिम्मेदारी लेने की बजाय खुद उसके विरोध में धरने पर बैठेंगी। और यह भी तब होगा जब पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी खुद हैं, वो स्वयं होम मिनिस्टर हैं, और राज्य में कानून व्यवस्था को बरकरार रखना और अपराधों को रोकना राज्य का गृह मंत्री होने के नाते उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें रिपोर्ट करती है। दिल्ली में तो चलिए अरविंद केजरीवाल की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली पुलिस उन्हें रिपोर्ट ही नहीं करती, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस ममता बनर्जी को ही रिपोर्ट करती है, उन्हीं से सारे आदेश लेती है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हिंसा करने वाले गुंडों को टीएमसी ने भेजा था और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों को भेजने की मांग की है। तो बीजेपी का क्या आरोप है, अब आप ये सुन लीजिए। মমতা ব্যানার্জি করেছে অতীন ঘোষকে দিয়ে, আর বিনীত গোয়েল সব জানতো, নিষ্ক্রিয় ছিল। আর গতকালের পরিকল্পিত হামলাও তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই কে দেওয়া উচিত, কারণ গতকাল প্রায় 1.5 থেকে 2000 দোষী তো উনি নিজে। দফা 1 দাবি 1 মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ। কালকে 2000 বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে জড়ো করে ডাক্তারি ছাত্রদের উপর আক্রমণ করেছে, ক্ষমার অযোগ্য। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है, और एक महिला मुख्यमंत्री के रहते एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह का बलात्कार हो, इस तरह की निर्मम हत्या हो जाए, इस पर और भी ज्यादा सवाल उठते हैं।
और कोलकाता में जो कुछ हुआ है, असल में अब इसका गुस्सा पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। आपको याद होगा 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, ये घटना तो दिल्ली में हुई थी, लेकिन इस घटना का जो रोष था, इसका जो गुस्सा था, वो पूरे देश में फैल गया था। और इस बार भी वैसा ही दिख रहा है। कोलकाता की यह घटना है, लेकिन इसका गुस्सा पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। पूरे देश में जो महिलाएं हैं, खासतौर पर चाहे वो किसी भी राज्य में रहती हूं, किसी भी शहर में रहती हूं, वो इस घटना को लेकर दुखी भी हैं, नाराज भी हैं और क्रोधित भी हैं। और ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं, इसलिए वो लगातार आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग कर रही हैं। लगातार ये भी कह रही हैं कि उन्हें इस घटना का बड़ा दुख है। ये आश्वासन भी दे रही हैं कि वो इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगी। और अब अपनी बात को और ज्यादा साबित करने के लिए ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर अब धरने पर भी बैठने वाली है। जब ममता बनर्जी धरने पर बैठेंगी, उनकी तस्वीरें खींचेंगी, वीडियोस बनेंगे, पूरे देश का मीडिया इन वीडियोस को, इन तस्वीरों को, इस खबर को आप तक पहुंचाएगा। पूरे देश की महिलाएं, पश्चिम बंगाल की महिलाएं भी देखेंगी और सोचेंगी कि देखिए, एक महिला होने के नाते ममता बनर्जी को दुख तो है, इस बात की पीड़ा और दर्द तो है, और इसीलिए तो वो इस पर धरने पर बैठी है। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी इस अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने वहां के डॉक्टरों से मुलाकात की और कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। You will get justice. I have come here to listen to you personally. I am with you. We will fight it out. We will win. We shall overcome. We will not allow these ghastly things to be done about our sisters anymore in the state. We are all with you. Our eyes and ears are open. We will fight it out everywhere to see that justice is given. कोलकाता में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत दुख है। देश आज के दिन इस घटना को लेकर बहुत निराश है। अब आप ये देखिए कि जब पूरा देश भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, तब कोलकाता के इस पीड़ित परिवार के लिए, यानी वो महिला डॉक्टर जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई, निर्ममता से उसकी हत्या की गई, उसके परिवार पर आज क्या बीत रही है, आज उस परिवार पर और उस महिला डॉक्टर के घर पर क्या माहौल होगा, आज वहां क्या चल रहा होगा। जिस परिवार की बेटी का उसी के अस्पताल में बलात्कार हो जाए और फिर हत्या हो जाए, उस परिवार के लिए आज के स्वतंत्रता दिवस का क्या मायने हैं। क्योंकि जिस परिवार ने इस आजाद मुल्क में अपनी बेटी को खो दिया, वो इस आजादी का क्या करेगी, वो इस आजादी का वो परिवार क्या करेगा। और कड़वा सच तो यह है कि हमारे देश में जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, ये साल में एक दिन आजादी का महोत्सव मनाते हैं, लेकिन बाकी के 364 दिन ये व्यवस्था के गुलाम बनकर रहते हैं और इस व्यवस्था में इन आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि जो परिवार डरा हुआ है, जिसने अपनी बेटी को खो दिया, जो परिवार निराश है, जो परिवार दुख में है, उसके लिए इस आजादी का क्या अर्थ रह जाता है। मेरे पीछे यही वो गली है जहां पर डॉक्टर का घर है, जिसके साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया, बर्बर तरीके से हत्या की गई। और यहाँ पर पिछले 6 दिनों से मातम ऐसा छाया हुआ है कि आजादी का कोई भी उत्सव इनके लिए मायने नहीं रखता है। संगीनों के साए में जिंदगी इनकी गुजर रही है। पुलिस पोस्टिंग करके रखी हुई है ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी लड़की के साथ ये मामला हुआ, हादसा हुआ, उसने पूरा इस परिवार को झकझोर कर रख दिया है। और आज सुबह आजादी वाले दिन से ये सुबह से ही घर में हैं, घर से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि इस दिन का इनके लिए कोई मकसद या मतलब नहीं रह गया है। इनके लिए अब एक ही मतलब है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो न्याय उनको मिलना चाहिए, इंसाफ उनको चाहिए, जिसकी गुहार वो बार बार लगा रहे हैं। এই ব্যাপারেও আমি মন্তব্য করতে পারবো না, আমি তো জানি না, আমি এত দূরে রয়েছি। তবে এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আর কি ভারতবাসী ছেলে মেয়ে মতো মনে করছি, যারা এই আজকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন মানে প্রতিবাদ করছে। না সেরকম এটা শুনুন, এটা হচ্ছে এটা যে প্রশাসনের কাজ, এটা প্রশাসন বুঝবে, এর পেছনে আমি তো মন্তব্য করাটা ঠিক না। এটা বিচার বিভাগের একটা বিষয়।
এটা আমি কি করে বলবো? হ্যাঁ, বলেছে সিবিআই যে আপনার যা এভিডেন্স আছে তাতে আমরা আসামিকে যদি ক্রিমিনালকে বের করতে পারি অবশ্যই তার চরম শাস্তি হবে, সে আশ্বাস তো তারা করে গেছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বলেছেন করে দেবো। हम लोग चाहते हैं कि इनसे इंसाफ मिले कि एज ए माने आपका हम लोग का यहाँ पे हम बहुत इनका माने करीबी रिश्तेदार है, तो इसीलिए हम इनको फैमिली को बहुत दिन से जानते हैं और इतना अच्छा फैमिली, इतना अच्छा परिवार है ये। और डॉक्टर नहीं, सिर्फ आप अगर ये रिश्तेदार के हिसाब से भी देखें, समाज में इस तरह का रिश्तेदार बहुत कम मिलते हैं। इतना शांत फैमिली, सबके साथ शराफत से पेश आना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबके साथ ठीक ठाक पेश आना। एक ये जो हम लोगों का एक बेटी चले गई, ये आप किसी की अपना बेटी मत समझिए, ये समाज की बेटी चली गई है। कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ ही ज्यादा अन्याय होता है, कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों को ही अक्सर सजा मिलती है। अब इस पिता की बेटी तो चली गई, इस पिता की बच्ची चली गई, लेकिन उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो सारे लोग, जो सारे युवा डॉक्टर्स और देश भर के लोग मेरी बेटी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, वो सब मेरे बच्चे जैसे ही हैं, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। तो देखिए, रातों रात ये जो पिता हैं, इनकी बेटी तो चली गई जिसका हमें बड़ा दुख है, लेकिन कितना बड़ा परिवार इनके साथ जुड़ गया और इनका परिवार कितना बड़ा हो गया। हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आजादी के सही अर्थ को समझते ही नहीं। आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिस भूमि पर आप रहते हैं वो आजाद है या नहीं। जमीन आजाद हो जाए, आपकी सीमाएं आजाद हो जाएं, ये तो एक उसका छोटा सा अर्थ है। ये असल में आजादी की पहली सीढ़ी होती है जब आपकी भूमि आजाद हो जाए, जहां अपने देश के शरीर को यानी उसकी भूमि को आजाद कराते हैं हम। लेकिन आत्मा को आजादी तब मिलती है जब लोगों में आजाद होने का भाव आता है, जब लोग आजादी से सोचते हैं। और इसीलिए आज अगर इस देश की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, अगर आज इस देश की महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलने में आज भी डर लगता है, आज भी इस देश की महिलाओं को यह कहा जाता है कि नजरें नीची करके चलिए, अगर बाजार में, सड़क पर, गली में, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में कोई आपको छेड़ता है, बस में, ट्रेन में अगर कोई आपको छेड़ता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो उसे इग्नोर कीजिए, नीचे देखकर चलिए। अगर गली में आपको कोई छेड़ता है तो अपना रास्ता बदल लीजिए। जब महिलाओं को यह कहा जाता है, जब महिलाओं को शाम के बाद, दिन ढलने के बाद घर से बाहर निकलने में डर लगता है, जब महिलाओं को नाइट ड्यूटी पर जाने से डर लगता है, जब किसी महिला की नाइट ड्यूटी लगती है तो उसके परिवार की चिंताएं बढ़ जाती हैं। परिवार बार बार हर 2 घंटे के बाद फोन करके पूछता है कि आप ठीक तो हो। इसीलिए तो पूछता है क्योंकि जो घटना इस महिला डॉक्टर के साथ हुई, डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ हुई, वो किसी के साथ भी हो सकती है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर महिलाओं के लिए आज भी ये गुलामी का जीवन ही जीना है, जहां उन्हें बात बात पर अपना रास्ता बदलना है, जहां उन्हें बात बात पर नीचे देखना है, जहां उन्हें बात बात पर यह सोचना है कि इसके बारे में अगर किसी दूसरे को बता दिया तो समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, इससे बड़ी गुलामी महिलाओं के लिए क्या हो सकती है। तो ये महिलाएं आजाद देश में रहती हैं कहने को, तो इनके पास सारे अधिकार हैं, इनके पास वोट डालने का अधिकार है, लेकिन क्या ये वाकई आजाद हैं? आज देश की महिलाओं को ये बात सोचनी होगी कि क्या आप वाकई आजाद हैं, और आजादी की जो पहली सीढ़ी है, क्या आप अपने घर से बाहर जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे निकल सकती हैं, तब आप आजाद हैं। अगर देश आजाद होकर भी जातियों में विभाजित रहता है, पूरी व्यवस्था आपको अपना गुलाम बनाकर रखती है और आपको उससे न्याय नहीं मिलता, देश में भ्रष्टाचार रहता है, आप भ्रष्टाचार की इस चक्की में लगातार दिन रात पिसते रहते हैं, कोई भी काम बिना पैसा दिए, बिना वीआईपी की सिफारिश लगाए होता नहीं है, और अगर आपको शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी भटकना पड़ता है, और अगर आज भी गरीबी के कारण कोई परिवार भूखा सो जाता है, तो इस आजादी का ऐसे लोगों के लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। क्या करेंगे इस आजादी का? और सबसे बड़ी बात यह कि आजादी और गुलामी में ताकत का नहीं बल्कि सोच का फर्क होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मात्र 1 लाख अंग्रेज 30 करोड़ भारतीयों को 200 वर्षों तक अपना गुलाम बनाकर नहीं रखते।
ये बात आप याद रखिएगा। वर्ष 1931 में भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ थी, जिन्हें सिर्फ 1 लाख अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था। और उस समय हर 3000 भारतीय गुलामों पर एक अंग्रेज था, यानी एक अंग्रेज के नीचे 3000 भारतीय गुलाम थे, जिससे यह पता चलता है कि ताकत और संख्या के मामले में हम कहीं ज्यादा होते हुए भी 200 वर्षों तक अंग्रेजों के इसलिए गुलाम बने रहे क्योंकि हम सोच से बटे हुए थे। गुलामी असल में एक बीमारी की तरह होती है और यह बीमारी छूत की बीमारी की तरह फैलती है। अगर आपके दिमाग में यह गुलामी की बीमारी आ गई, गुलामी की मानसिकता आ गई, तो आप हमेशा के लिए बीमार हो जाएंगे। और मानसिक रूप से हमने अंग्रेजों को खुद से बेहतर मान लिया था और यही हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण था। हमने मान लिया कि हम कमजोर हैं, हम असहाय हैं और अंग्रेज शक्तिशाली हैं और हमसे बेहतर हैं, क्योंकि अंग्रेज भी इस बात को समझते थे। इसीलिए वो फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम करते थे और आज भी हमारे देश में यही हो रहा है। अंग्रेज ये आइडिया छोड़ गए जिसे हमारे नेताओं ने तुरंत पकड़ लिया। फर्क इतना है कि अब गुलामी की जो बेड़ियां हैं वो बदल चुकी हैं, अब अलग तरह की गुलामी आ गई है। अब हम जाति, भ्रष्टाचार, अपराध और बेईमानी की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये है हमारी नई गुलामी जिससे हमारा देश जकड़ा हुआ है और अब आपको इससे आजादी चाहिए। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर भारत का तिरंगा फहराया और अपना अब तक का सबसे लंबा भाषण आज उन्होंने दिया, जो 1 घंटे 38 मिनट का था। इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा 61 बार देश, 59 बार भारत, 45 बार देशवासी, 43 बार युवा, 34 बार विश्व, 38 बार सपना, 23 बार सुधार, 8 बार जातिवाद और 2 बार बांग्लादेश शब्द का इस्तेमाल किया। और इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 ऐसी बातें कही जिनके बारे में अब पूरा देश बात कर रहा है। जल्दी से आपको बताता हूं। पहला, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता जताई और कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा, कोलकाता जैसी घटनाओं में अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे राक्षस जैसे अपराधियों में डर पैदा हो। ये दोनों ही बातें आज देश बहुत पसंद कर रहा है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाया लाल किले से, और दूसरा, कोलकाता में जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में उन्होंने महिला सुरक्षा का मामला उठाया और वो ये मामला पहले भी उठाते रहे हैं। तीसरा, भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए और जो नेता भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करते हैं वो समाज को दूषित करते हैं। चौथा, देश में अब तक कम्युनल सिविल कोड रहा है लेकिन अब भारत को एक सेक्युलर सिविल कोड की आवश्यकता है और यहां प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का सही समय आ चुका है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार के इस तीसरे टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। और 5वीं बड़ी बात यह कही कि परिवारवाद तब खत्म होगा जब युवा देश की राजनीति में आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब उनका लक्ष्य 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने का है और ऐसा सोचने वाले नरेंद्र मोदी शायद देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को वो राजनीति में लाना चाहते हैं। हमारे जो युवा दर्शक आज हमें देख रहे हैं वो इसे एक चुनौती के तौर पर ले सकते हैं और आज हम भी आपको इनवाइट करते हैं, आपको ये निमंत्रण देते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको राजनीति में आना चाहिए और आप इस देश को बदल सकते हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप देश की राजनीति में कैसे आ सकते हैं और क्या आप भी उन 1 लाख लोगों में हो सकते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ढूंढ रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं।
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बिल्कुल नई बात कही है, नया आइडिया देश के युवाओं के सामने रखा है कि वो राजनीति में आए, और ये निमंत्रण खुद देश का प्रधानमंत्री आज देश के युवाओं को दे रहा है। और 1 लाख लोगों को उन्होंने ये निमंत्रण दिया है, उन्हें 1 लाख लोगों की आवश्यकता है। आज अगर पूरा भाषण देखें आप, भाषण में कई बड़ी अच्छी बातें थी, लेकिन ये बात बिल्कुल नई है युवाओं के लिए, और भारत के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो उन 1 लाख लोगों में शामिल होने की कोशिश करें जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में लाने के लिए खोज रहे। और अगर ये 1 लाख लोग आ गए तो हमारे देश की राजनीति से परिवारवाद काफी हद तक समाप्त हो सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर भी विवाद हो रहा है, और कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिक संहिता को सांप्रदायिक बताकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत के संविधान की रचना की थी और वो हिंदू पर्सनल लॉ में सुधारों के सबसे बड़े समर्थक थे। और ये बात सही भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू पर्सनल लॉ में सुधारों के लिए काफी काम किया, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के सबसे बड़े समर्थक थे, और वही बात तो प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया तब इसके भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यह लिखा कि भारत में एक देश एक कानून को लागू करने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है। जब संविधान सभा में इस मुद्दे पर बहस हो रही थी और मुस्लिम प्रतिनिधि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर ने काफी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को आजादी मिली ही इसलिए है ताकि हम अपने समाज में मौजूद कुरीतियों और भेदभाव को खत्म करके लोगों को बराबर का अधिकार दे सकें, बराबरी पर ला सकें। और इसलिए यह दलील देना उचित नहीं होगा कि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज को सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए। उस समय जब संविधान सभा के काफी सदस्य पर्सनल लॉज में सरकार के दखल का विरोध कर रहे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि शुरुआत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को वैकल्पिक रूप से लागू किया जा सकता है, जिसमें लोग अपने धर्मों के पर्सनल लॉज और यूनिफॉर्म सिविल कोड में से एक को चुन पाएंगे। लेकिन काफी बहस के बाद जब संविधान सभा के कई सदस्य इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू नहीं हो पाया। लेकिन उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने
संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में सरकारों को ऐसा करने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन जो पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती हैं, उन्हें कभी भी इस बात के बारे में या तो जानकारी नहीं है या फिर वो लोगों को बताना नहीं चाहती। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय यह भी कहा कि वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कभी कोई सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरह से लागू नहीं करेगी जिससे मुस्लिम समुदाय में विद्रोह की भावना भड़के। और इससे पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर एक देश एक कानून का समर्थन तो करते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि इसे मुस्लिम समुदाय की सहमति से ही लागू करना चाहिए। आज की खास बात यह भी रही कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने के लिए लाल किले पर मौजूद थे, लेकिन इस दौरान उन्हें पहली पंक्ति की बजाय 5वीं पंक्ति में बैठाया गया और इससे उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई और उन्हें यह लगा कि राहुल गांधी को सबसे आगे पहली पंक्ति में बैठना चाहिए था। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इनमें पहली पंक्ति में प्रोटोकॉल के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को बैठाया गया था और उनके साथ ही कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी पहली पंक्ति में बैठे थे, जबकि दूसरी और तीसरी और चौथी पंक्तियों में इस बार ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को बैठाया गया था और इसके बाद 5वीं पंक्ति में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठे थे। आप तस्वीरों में देखिए, मैं थोड़ा हट जाता हूं, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कहां बैठाया गया था। 5वीं पंक्ति में वो काफी पीछे बैठे हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टी नाराज है। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी वहीं बैठे हैं जहां उन्हें बैठने के लिए कहा गया था और राहुल गांधी ने अपनी सीट को लेकर सरकार से ना तो कोई मांग की थी ना कोई निवेदन किया था। उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं की कि मुझे यहीं बैठना है। वो 5वीं पंक्ति में 5वीं सीट पर बैठे हुए थे और कांग्रेस पार्टी के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 5वीं पंक्ति में ही सीट मिली थी। हालांकि खड़गे इस कार्यक्रम में पहुंचे नहीं थे, लेकिन उनके लिए बैठने के लिए जो सीट निर्धारित थी वो 5वीं पंक्ति में ही थी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अब एक संवैधानिक पद पर हैं और वरीयता क्रम के मुताबिक उनकी रैंक भारत के कैबिनेट मंत्री के बराबर है और इस हिसाब से उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही जगह मिलनी चाहिए थी, उनके बराबर ही सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस अब नाराज है। राहुल गांधी की सीट को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, जब उन्हें 2018 के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में ऐसे ही पीछे बैठाया गया था। हालांकि उस वक्त उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के संचालन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के पास होती है और इस विवाद को लेकर रक्षा मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ओलंपिक पदक विजेताओं को आगे की पंक्ति में बैठाना था, इसलिए राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाना पड़ा, वरना विपक्ष के नेता के प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें आगे की पंक्तियों में ही बैठाया जाता है। पिछले 10 वर्षों में यह पहली बार है जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष लाल किले के कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन इसे लेकर भी आज विवाद हो गया। और पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है और अपने वही हैं जो साथ में हैं। नमस्कार।